हमारा टॉपिक है हरियाणा आर्ट एंड कल्चर। जो हरियाणा की कला और संस्कृति है उससे संबंधित आज प्रमुख प्रश्न हम करने वाले हैं। जो ये क्वेश्चंस हैं ये हरियाणा सीईटी का जो अब एग्ज़ाम हाल ही में होगा ग्रुप डी का, वहाँ पर यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आपके बारे में इसको शामिल किया गया है। साथ ही जो हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम रहते हैं जो हम यहाँ पर प्रश्न करने वाले हैं यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करेंगे। कहाँ से प्राप्त एक ईंट पर सारे गामा पाधा नी अक्षर अंकित हैं? तो एक ऐसे ईंट जिसके ऊपर जो सारे गामा पाधा संगीत के जो सातों स्वर हैं वो अंकित हैं, वो ईंट हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये हमें कहाँ से हुई थी? तो ये अग्रोहा से प्राप्त है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अचपल संगीत की किस विद्या से संबंध रखते थे? तो संबंधित थे ये ख्याल, तराना, सरगम या सभी। तो अचपल जो थे ये इन तीनों से संबंधित। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। निम्न में से किसे स्वर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है? तो स्वर सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? तो ये दी है पंडित जसराज जी को। पंडित जसराज जी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हरियाणा के, कहाँ के? हरियाणा से संबंध रखते हैं। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो इनका जो हिसार जिला है वहाँ के मंडोरी गांव में, मंडोरी, पीली मंडोरी, हिसार के जो जिला है उसके पीली मंडोरी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को, कहाँ? पीली मंडोरी गांव जो कि हिसार में। लेकिन अब जो पीली मंडोरी है ये वर्तमान में किस में कर दिया गया? तो वर्तमान में पीली मंडोरी फतेहाबाद में आता है। तो पंडित जसराज जी को क्या दिया गया था? तो पंडित जसराज जी को स्वर सम्राट की उपाधि से नवाजा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई थी? तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो जोगियों के द्वारा बजाया जाता है और उसके द्वारा उसको क्या प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी? तो ये जो है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। क्या है ये? सारंगी। तो जो सारंगी है इसके द्वारा जो यह क्या है, इसको वाद्य यंत्र को प्रसिद्ध दिलाने में जोगियों ने प्रमुख योगदान इसमें दिया था। साथ ही इसमें क्या होता है, जो ये सारंगी होती है इस पर एक 4 खूंटे लगे होते हैं, लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? यह जो यंत्र है ये सागवान, कैर या रोहिड़ा की जो लकड़ी होती है उससे इसको बनाया जाता है। साथ ही एक मिट्टी का जो गोल बर्तन होता है उससे ये बनाया जाता है। और इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम सारिंदा था। अगर पूछा जाए कि सारंगी का प्राचीन नाम, तो इसको क्या कहते थे? इसको सारिंदा कहा जाता था। इसका प्राचीन नाम सारंगी का है सारिंदा। ये क्या होता है, जो सारंगी होती है इसमें बजाने के लिए क्या होता है, इसमें जो तार होता है बकरे वगैरह के आंत वगैरह का बना होता है। साथ ही घोड़े की बाल बांधकर इसको बनाया जाता है। और इसके अंदर जो है 4 खूंटों का लगाया जाता है। राज्य में जो सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक है वो कहाँ की हैं? तो जो सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक है तो वो हैं कहाँ के? पानीपत घराने के हैं। पानीपत घराने, पानीपत घराने से कौन? मामन खान। क्या है इनका नाम? मामन खान है जो सारंगी वादक है। जो सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक है वह पानीपत घराने से संबंध रखते हैं और इनका नाम क्या है? मामन खान। और किसने इनके प्रसिद्धि दिलवाई है तो इसको, सारंगी को? तो वो जोगियों ने। सारंगी का प्राचीन नाम क्या है? सारिंदा। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बनड़ा किस प्रकार का गीत है? तो ये तो आप सुनते ही आपको समझ आ गया बनड़े कब जाता है। जन्म गीत तो बच्चे के जन्म पर, सावन गीत सावन का धार्मिक गीत है। लेकिन जो विवाह गीत होता है, जब विवाह होता है तो किसमें? विवाह के गीत में बनड़े गाए जाते हैं, उसको बनड़ा गीत कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। मध्यकाल में उत्तरी संगीत की परंपरा फली फूली जिसके अंतर्गत किस विद्या का वजूद कायम हुआ? तो ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, सभी। ऑप्शन
यहाँ पर सी करेक्ट है। इनायत हुसैन किस घराने से संबंध रखते थे? तो जो इनायत हुसैन उनका किस घराने से संबंध रखते थे वो? तो ऑप्शन ए ठीक है, ये सहसवा घराने से संबंध रखते थे। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने किससे संगीत की शिक्षा ली? सूरदास ने किससे संगीत की शिक्षा ली थी? तो सूरदास जी को तो आप सभी जानते हैं। इनके गुरु दोनों थे, हरिदास जी और वल्लभाचार्य। इन्होंने दोनों के द्वारा ही संगीत की शिक्षा ग्रहण करी थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। तो हरिदास और वल्लभाचार्य इनके दोनों ही गुरु थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कलाकार दिल्ली घराने से संबंध रखते थे? तो दिल्ली घराने से कौन संबंध रखते थे इनमें से? तो ये थे उमराव खान। ऑप्शन बी करेक्ट है। हाफिज खान द्वितीय किसके शिष्य थे? हाफिज खान द्वितीय किसके शिष्य थे? तो ये थे इनायत खान। ऑप्शन डी करेक्ट है, इनायत खान के शिष्य थे। कल्लन खान का किसके शिष्य थे? कल्लन खान किसके शिष्य थे? तो ये थे होबू खान के। ऑप्शन सी करेक्ट है। बालक के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले कौन से गीत होते हैं? तो बालक जब पैदा होता है तो सोवर भी दी जाती है, बधाई भी, दाई भी। तो ये जो सभी हैं बालक के जन्म के अवसर पर ये सभी गीत गाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। हरियाणा की जोहराबाई ने किस विद्या में ख्याति प्राप्त की थी? तो हरियाणा में जो जोहराबाई थी इन्होंने किस में इनको ख्याति प्राप्त हुई थी? तो इसका ऑप्शन रहेगा गजल। किसमें? गजल। ऑप्शन बी करेक्ट है। जोहराबाई जो थी गजल गायिका थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1918 में अम्बाला में हुआ था। कहाँ पर? ये अम्बाला से थी और 1918 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? अम्बाला में। इनका जन्म स्थान क्या रहेगा? अम्बाला। और साथ ही जो ये थी इन्होंने एक जो कौन सी फिल्म थी सबसे पहले जिससे इन्होंने गायन स्टार्ट किया था फिल्मों में? तो उसका नाम था, फिल्म का नाम था डाकी की लकड़ी, डाकी की लड़की। और ये कब आई थी? ये मूवी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1933 में। इन्होंने पहली बार जो गायन क्षेत्र में फिल्मों में रखा था कदम वो थी डाकी की लड़की फिल्म 1933 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अम्बाला जिले में। कब हुआ था? 1918 में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1990 में। कब? 1990 में। इन्होंने कम से कम जो गाने गाए थे, इनके गाने गाने की जो संख्या थी, गानों की जो संख्या रही है गज़लों आदि की, तो वो जो गज़लों आदि की इनकी संख्या है वह है 1200। तो 1200 के आसपास इन्होंने गाने गाए हैं। तरनम खान किसके शिष्य थे? तरनम खान किसके शिष्य थे आपको ये बताना है। तो तरनम खान ये अचपल के शिष्य थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। थाल के आकार का खाल से मढ़ा हुआ वाद्य है। तो जो थाल होता है, जैसे थाली आपने देखी होती है घरों में, तो एक बड़ा सा थाल रहता है उसके आकार का, जिसके ऊपर एक खाल से मढ़ा हुआ एक वाद्य यंत्र बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, इसको डफ कहा जाता है। ये कैसा रहता है? यह थाल के आकार का होता है, जिस पर क्या होता है? इस पर खाल चढ़ी होती है। और इसे कैसे बजाया जाता है? तो जब इसे बजाया जाता है तो बाएं हाथ व बाएं कंधे से पकड़कर दाएं हाथ से इस पर थाप देकर इसको बजाया जाता है। और इस पर डंडियों के माध्यम से भी इसको बजाया जाता है। क्या? डंडियों के माध्यम से भी इस डफ को बजाया जाता है। यह कहाँ का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है? तो ये लोकप्रिय है कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में ये वाद्य यंत्र ज़्यादा मशहूर है। लकड़ी या मिट्टी का बना परात के आकार का एक ओर से मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र है। तो ये क्या है? लकड़ी और मिट्टी का जो बना हुआ एक परात के टाइप का जो एक रहता है, परात के आकार का और एक ओर से मढ़ा हुआ एक वाद्य यंत्र होता है, वो क्या है? झिल, ताशा, डुरू या खंजरी।
तो ऑप्शन रहेगा ये होता है ताशा। क्या? ऑप्शन बी ताशा। ये कैसा होता है? ये मिट्टी, तांबे या लोहे आदि का हो रहता है। क्या? लोहा, मिट्टी या तांबे आदि से बना होता है। और कैसा होता है? जैसे परात होती है, अपने घरों में आटा गूंदने के लिए जो परात यूज किए जाते हैं, उस टाइप का ये रहता है। और इस पे एक तरफ से मढ़ा रहता है, इस पर कोई खाल वगैरह चढ़ाकर इसको मढ़ाया जाता है। ये कब से चला आ रहा है? तो ये एक मुगल कालीन यंत्र है, मुगल काल से चलता आ रहा है। कब से? मुगल कालीन। ये मुगल कालीन वाद्य यंत्र है। और जो ये क्या है, इसे क्या होता है, जो फीता का एक सहारा लेकर ना इसको गले में लटका लिया जाता है। और इसकी जो बांस होता है ना, बांस की पतली पतली लकड़ियों के द्वारा इसको बजाया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर शादी विवाह में होता है। कहाँ का? मैरिज वगैरह में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डमरू का एक बड़ा रूप है। डमरू का एक बड़ा रूप क्या होता है? तो जो डमरू का बड़ा रूप है, अपना डमरू देखा होगा जो भोले बाबा बजाते हैं, भोलेनाथ के हाथ में आपने देखा होगा डमरू, तो उसका बड़ा रूप जो होता है उसको डेरू कहा जाता है। वह भी एक डमरू की तरह ही होता है, लेकिन आकार में बड़ा रहता है। कैसा होता है? बड़ा रहता है। इसका जो जिसके दोनों ओर पतला चमड़ा मड़ा रहता है, और साथ ही इसमें क्या होता है, इसमें बीच में एक रस्सी बांधी होती है। क्यों? ताकि उसको आवश्यकता अनुसार खींचा जा सके, ताकि जो पतले और मुड़ी लकड़ी का उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और तो यह क्या, ज़्यादातर ये जो गोगा पीर आपने उत्सव देखा होगा, तो जो डेरू है, गोगा पीर आदि जब उत्सव आता है तो उस पर इसको बजाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। डमरू का एक बड़ा रूप क्या है? डेरू। इनमें से मुंह से फूंक मार कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो ये पूछा गया कि जो मुंह से नहीं बजाया जाता, ये क्वेश्चन जब भी कोई आए प्रश्न तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि जो मुंह से नहीं बजाया जाता, फूंक मारकर जो ना बजे वो आपको बताना। तो बीन आपको पता फूंक मारकर बजाई जाती है, शहनाई भी फूंक मारकर बजती है, और बांसुरी भी। तो कौन सा बचा? यहाँ पर ये डेरू है, डूरू नहीं है, डेरू है। जो डेरू ही एकमात्र ऐसा है। डेरू क्या है? डमरू के आकार का है ये। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। डफली और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो जो डफली और ताशा रहता है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये वितत वाद्य यंत्र इनको कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। धन वाद्य के अंतर्गत कौन से आते हैं? झांझ, मजीरा, इकतारा, सारंगी, बांसुरी, शहनाई या ढोलक या मृदंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, झांझ और मंजीरा। क्या? झांझ और मजीरा। जो झांझ होता है ये कैसा होता है? तो यह एक ना, जो जैसे 8 से जो 16 अंगुल रहती है, तो उस व्यास में एक धातु होती है कोई भी, उसका गोल टुकड़े को झांझ कहा जाता है। कितना? 8 से 16 अंगुल की रहती है झांझ जो बनाया जाता है। तो ये 8 से 16 अंगुल होती है, उसका बनाया जाता है किसी धातु से, और इसको गोल रूप में, गोलाकार, समतल या उत्तलाकार धातु की इसको बनाया जाता है। और जो ढोल बजाने की लकड़ी होती है उसको, उससे रगड़ते हुए इसको टकराकर बजाया जाता है। साथ ही क्या होता है, इसको जैसे तांबे की कली जो रहती है उसका मिश्रण होता है, उससे भी इसके टुकड़े करके छिद्र इसमें छेद किए जाते हैं और एक डोरी बांधी जाती है। और जब ये क्या होता है, इसमें जो कपड़े के टुकड़े या डोरी लगी रहती है उसको पकड़कर जब ये आपस में इसको क्या किया जाता है, इसको खींचा जाता है, तो उसको करताल भी कहा जाता है। तो इस तरह से बजता है। और मंजीरा भी जो पीतल जस्ते तांबा होता है उसके द्वारा, आपने देखा होगा ना मंदिरों में जो घंटी बजाई जाती है हाथ से, तो उसको मंजीरे कहा जाता है, जो कीर्तन आदि में लोग यूज करते हैं। तो यह झांझ और मंजीरा क्या है? धन वाद्य के अंतर्गत आते हैं। बीन किस वाद्य अंतर्गत आता है? तो जो बीन है वह कैसा है? धन, सुशीर, वित्त वाद्य या तंतु। तो बीन को सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है, जो कि मुंह के द्वारा, सांस के द्वारा बजाई जाती है। डफ नृत्य को कब पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया था? तो इसका उत्तर रहेगा, डफ नृत्य को पहली बार 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1969 को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है।
कौन सा नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो आपको सभी को पता होगा, जब बारात चली जाती है तो लेडीज घर पर क्या करते हैं, सभी लेडीज इकट्ठे पीछे से जो नृत्य करते हैं उसको खोड़िया नृत्य कहा जाता है। किस नृत्य में भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? तो कौन सा नृत्य है जिसमें जो भक्त हैं वे खुद को जंजीरों द्वारा पीटते हैं? तो ये रहता है गुगा नृत्य। ऑप्शन सी करेक्ट है। महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो यह है धमाल नृत्य। ऑप्शन है। और अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो प्राचीन नृत्य भी कौन सा रहने वाला है? तो वह कौन सा है? तो यह है धमाल नृत्य। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आज के लिए हम इतने ही करेंगे। आगे जो और वीडियो आएंगी, जितने भी और क्वेश्चंस रह गए हैं आर्ट्स एंड कल्चर के, वो सब भी हम कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद।